अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे कमेंट किया था मेरे लास्ट एमसीक्यू पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह मुझे प्लीज़ आप बताते रहिए कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे ये डिस्कशंस, ठीक है? अच्छा, मैंने आपसे बताया था ना कि अभी थोड़े से एमसीक्यू मेरे पास रहते हैं न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो उन्होंने अब क्वेश्चन ऑफ द वीक अब ख़त्म कर दिया। तो जो रहते हैं वो मैं आपसे बारी बारी करके डिस्कस कर लूँगी, फिर हम पुराने पेपर्स जो हैं FCPS 2 के वो कर लिया करेंगे। तो आज का जो है उसमें इन्होंने पूछा है कि अ 78-year-old मैन with emphysema and a 65 pack year history of smoking reports progressive weakness during the past 3 months. The weakness is most noticeable to him upon rising from a seated position. In the past 2 months, he has lost 4.5 kg unintentionally. The patient's physical examination is largely unremarkable, with the exception of a scaly rash over the dorsum of his hand, favoring the knuckles. Laboratory results include an ESR of 47 mm in the first hour and a creatinine kinase level of 2840 units per liter, जो normal 60 to 400 तक होता है, ठीक है? क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक एवेलुएशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पेशेंट? ए में ऑप्शन है CT ऑफ द चेस्ट, CT स्कैन ऑफ द चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस। बी है टेस्टिंग ऑफ रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ। सी है MRI ऑफ द थाइमस। डी है नर्व कंडक्शन वेलोसिटीज़। ई है MRI ऑफ द ब्रेन, ठीक है? तो पहले हमें ये देखना होगा कि ये क्या चीज़ बन रही है इसमें, जो इन्होंने सिनेरियो बताया। 78 ईयर एल्डरली मैन है और इसकी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है, एम्फाइजीमा उसको है और स्मोकर। 3 महीने से अब उसको यानी कि वीकनेस हो रही है, उसको सीटेड पोजीशन से खड़ा होने में उसको मुश्किल है, यानी कि प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस हो रही है। और पास्ट 2 मंथ से उसका 4.5 kg भी लॉस्ट हो गया, ठीक है? फिज़िकल एग्जामिनेशन में वो बता रहे हैं कि एक स्केली रैश है उसको डॉर्सम ऑफ हिज हैंड्स और नकल्स में है वो, ठीक है? और लेबॉर्ट्री रिजल्ट में ESR उसका बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन काइनेज लेवल उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 2840 यूनिट्स पर लीटर, ठीक है? तो अब ये चीज़ जो है ना, ये बन रही है क्या यानी इसको प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है और उसके साथ इसको एक रैश है, ठीक है? और जो रैश इन्होंने बताया ना, वो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है रैश, गॉट्रॉन साइन उसको कहते हैं, यानी कि वो डॉर्सम ऑफ हैंड्स फेवरिंग द नकल्स, फेवरिंग द जितने भी डॉर्स एक्सटेंसर सर्फेसिस हैं ना, उनमें होता है, ठीक है? यानी कि एल्बो में भी अगर होगा, नकल्स में होगा, एंकल्स में होगा, ठीक है? डार्क एराइदीमेटस वो रैश होता है, ठीक है? स्केली सा रैश होता है। और गॉट्रन साइन एक और इसमें हेलियोट्रोप रैश भी होता है, जो एराइदीमेटस आईलिड के ऊपर होता है वो, और उसके साथ ना पेरी ऑर्बिटल अगर एडीमा हो तो हेलियोट्रोप कैरेक्टरिस्टिक रैश जो है, और गॉट्रन साइन जो है वो डर्मेटोमायोसाइटिस का होता है। तो इसमें उन्होंने बताया कि डर्मेटोमायोसाइटिस, क्योंकि उन्होंने क्रिएटिनिन काइनेज लेवल इसका इंक्रीज़ आया है, तो जो है वो डर्मेटोमायोसाइटिस की डायग्नोसिस की बनी हुई है, ठीक है? अब हमेशा जब भी अगर हम डर्मेटोमायोसाइटिस किसी भी पेशेंट में हमें मिल जाए, तो हमको ज़रूर अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी देखनी चाहिए, क्योंकि मैलिग्नेंसी इससे एसोसिएटेड होता है। और उस वक्त जब ये पेशेंट प्रेजेंट हो तो हो सकता है कि उसके 15 to 25% चांसेस होते हैं कि उस वक्त उसको कोई अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी होगी, या 2-3 साल में फिर उसको डेवलप हो जाती है। तो स्क्रीन आउट करना चाहिए ऐसे पेशेंट को जो मैलिग्नेंसीज इसमें कॉमन होती हैं डर्मेटोमायोसाइटिस के साथ, उनको आपने ज़रूर स्क्रीन करके देख लेना चाहिए उस वक्त। वरना अगर हम सिर्फ डर्मेटोमायोसाइटिस का इलाज करेंगे और अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी नहीं देखेंगे तो पेशेंट इस तरह से ठीक भी नहीं होगा ना, ठीक है? तो उसमें आप क्या क्या मिलेगा आपको? डर्मेटोमायोसाइटिस में हेलियोट्रोप रैश होगा, जो एराइदीमेटस रैश आईलिड्स के ऊपर होता है और इट इज़ एसोसिएटेड विद पेरीऑर्बिटल एडीमा, ये हेलियोट्रोप रैश कराता है। फिर
आपको जो है गॉट्रॉन साइन मिलता है। गॉट्रॉन साइन यही है, एक्सटेंसर सर्फेसिस में स्केली एराइदीमेटस रैश होता है जो नकल्स में होता है और एल्बोज में होता है, एंकल्स में होता है, एक्सटेंसर सर्फेसिस में होता है, ठीक है। और अगर आप देखें तो एक वी साइन भी उसमें होता है डर्मेटोमायोसाइटिस में, यानी कि जो स्किन में जो सन एक्सपोज्ड एरिया है ना उसको मतलब ये कि एंटीरियर नेक और चेस्ट, तो वी साइन कहते हैं। इसी तरह शॉल साइन होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेक एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर, उसमें एराइदेमेटस रैश होगा तो उसको शॉल साइन कहते हैं, वो होगा। और बाज़ औक़ात जो है आर्थ्रैल्जिया, मायल्जिया और फिर जो प्रॉक्सिमल मतलब मसल वीकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, डिस्टल भी हो सकती है। और फिर जब बाकी मसल्स की वीकनेस शुरू होती है ना, जैसे वेंटिलेटरी मसल्स हैं, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि डिस्निया भी शुरू हो जाएगा। जो डिग्लूटेशन के मसल्स हैं तो उसमें डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया स्पीकिंग के लिए जो चाहिए उनमें हो जाए, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द मसल्स, एक्सटेंट ऑफ द मसल्स दैट दे आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको। और फिर इसमें जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ वगैरह भी डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जो है अंडरलाइंग अगर आप मैलिग्नेंसी देखें तो इसमें साफ साफ बन रही है ना कि एम्फाइजीमा उसको है 65 पैक पर ईयर, उसकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, तो सबसे ज़्यादा जो है इसको लंग कैंसर का चांस लग रहा है कि इसमें ना हो, ठीक है। और फिर 4.5 kg लॉस्ट हुआ है। अब डर्मेटोमायोसाइटिस में तो कोई वेट लॉस नहीं होता, तो ये फिर अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी की वजह से हो रहा होगा, सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक एवेलुएशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? CT ऑफ द चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस, टेस्टिंग ऑफ रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ, MRI ऑफ द थाइमस, नर्व कंडक्शन वेलोसिटीज या MRI ऑफ द ब्रेन। अब इसमें आप देखें टेस्टिंग ऑफ रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ तो हम उस वक्त करेंगे ना जब उसको कोई डिस्निया हो रहा होगा या कुछ हो रहा होगा, मतलब डर्मेटोमायोसाइटिस में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ फिर होने लगती है, होती है उसके साथ, लेकिन ये कि इसमें अभी कुछ ऐसा नहीं बताया हुआ। तो टेस्टिंग ऑफ रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ से तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो वो तो सही सवाल नहीं है। MRI ऑफ द थाइमस, अब जो मैलिग्नेंसीज डर्मेटोमायोसाइटिस के साथ कॉमन है ना वो लंग की है, कार्सिनोमा लंग, कैंसर ब्रेस्ट, प्रोस्टेट एंड ओवरीज, ठीक है। तो उनको हमें स्क्रीन आउट करना चाहिए। तो थाइमस का तो MRI कराने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। नर्व कंडक्शन वेलोसिटीज़, अब इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अगर आप कराएंगे तो EMG कराएंगे ना, इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराएंगे, उसमें आपको फिब्रिलेटरी रिस्पॉन्सेज और पॉलीफेजिक एक्शन पोटेंशियल मिलेंगे, ठीक है। तो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी से तो न्यूरोपैथी तो है नहीं, ये तो मायोपैथी है, तो ये भी गलत हो गया। MRI ऑफ द ब्रेन वो भी नहीं कराएंगे, इसलिए कि मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी जो मतलब ब्रेन ट्यूमर वगैरह नहीं होता है इसके साथ एसोसिएटेड, ठीक है। तो सबसे सही ऑप्शन इसका क्या हो गया? CT ऑफ द चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस। CT ऑफ द चेस्ट, उसमें आपने लंग्स देख लिए, एब्डोमेन में हो सकता है उसके सेकेंडरीज चले गए हों लिवर वगैरह में, या फिर प्राइमरी वहाँ पे हो, अगर ये फीमेल होती तो ओवेरियन कैंसर हो सकता था, या फिर पेल्विस का ज़रूरी है कि प्रोस्टेट, उसका कैंसर तो नहीं है। तो जो अंडरलाइंग मतलब ये कि मोस्ट प्रॉबेबल होते हैं उसके साथ वो आपको पता होना चाहिए, उस हिसाब से इसका सही ऑप्शन है CT ऑफ द चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस, ठीक है। की लर्निंग पॉइंट में उन्होंने बताया है कि यही A ऑप्शन करेक्ट है, CT ऑफ द चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस। अ न्यू डायग्नोसिस ऑफ डर्मेटोमायोसाइटिस शुड प्रॉम्प्ट एवेलुएशन फॉर एन अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी एज इट मे बी अ पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सारा बता दिया। अच्छा, अब हो सकता है सेकेंडरी मैलिग्नेंसी, अब जैसे इसको लंग का कैंसर है तो CT चेस्ट सिर्फ काफ़ी नहीं होगा, इसको सेकेंडरीज भी देखने के लिए आपने एब्डोमेन का भी कराना चाहिए, ठीक है। और मतलब ये होता है कि जो ये रैश होता है या प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होती है, तो वो ज़्यादातर में तो दोनों साथ साथ ही प्रेजेंट हो रहे होते हैं ना पेशेंट के, लेकिन कभी कभार ये होता है कि सिर्फ रैश ही डेवलप हो जाता है और वो प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस नहीं डेवलप होती है, और कई मतलब 3-4 साल वो रह सकते हैं, फिर उसके बाद वो डेवलप होती है वीकनेस, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जिसमें सिर्फ आपको स्किन की इन्वॉल्वमेंट मिल रही है, यानी कि रैश वगैरह मिल रहा है डर्मेटोमायोसाइटिस का,
तो उसमें फिर जो है ना आप उसको कहते हैं एमायोपैथिक डर्मेटोमायोसाइटिस, जिसमें अभी वीकनेस शुरू नहीं हुई है। तो लेकिन आप जब उसको टेस्ट करेंगे, जैसे मतलब ये कि जो 70 to 80% पेशेंट्स में जो डर्मेटोमायोसाइटिस के होते हैं उनमें क्रिएटिनिन काइनेज रेज्ड होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं 10% जिसमें नहीं होता, तो उनमें फिर एल्डोलेज भी करा लेना चाहिए। 10 to 20% लोगों में ना एल्डोलेज इंक्रीज़ होता है, तो वो करा लें। और इसके अलावा ईएमजी करा लेते हैं उसको डायग्नोज करने के लिए, या एमआरआई मसल करा सकते हैं। उसमें आपको पेरीमाइसियल एट्रोफी मिलती है या इंटस्टिशियल एडीमा मिल जाता है मसल के अंदर, तो वो उसका टिपिकल फीचर होता है। और फिर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो आपको इसमें पॉजिटिव मिल जाती है ना, जैसे मतलब मायोसाइटिस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो जितने टाइप के मायोसाइटिस हैं अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसमें फिर अलग अलग एंटीबॉडीज़ जैसे एंटी जो एंटीबॉडीज़, एंटी RO, एंटी LA और मेलानोमा स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ 2 या न्यूक्लियोप्रोटीनेज मैट्रिक्स एंटीबॉडीज़, और कौन सी होती है इंटस्टिशियल, वो मैं नाम भूल गई हूँ, कोई एंटीबॉडी होती है। मतलब ये जो एंटीबॉडीज़ है ना वो न्यू प्लाज्म को प्रमोट करती हैं ये वाली। तो मतलब ये अंडरलाइंग एंटीबॉडीज़ वो आप देख के, और ये सार रेज मिलेगा। बाकी सारे आपको क्लिनिकल साइंस मिल रहे होंगे, हेलियोट्रोप फ्रेश और गॉट्रन साइन, वी साइन, शॉल साइन, ये सब मिल रहा होगा, ठीक है। तो उससे आप कर लेंगे। और फिर डर्मेटोमायोसाइटिस का ट्रीटमेंट जो है ना वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में तो ये है कि आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं। फिर जो है आप मीथोट्रेक्सेट और जो है वो आप दे सकते हैं एजाथायोप्रिन, माइकोफिनोलेट, मोफिटल और IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं इसमें और वो देते हैं रिटुक्सिमैब, ठीक है। और बाकी जो है जो अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी है ज़ाहिर है उसका फिर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना। सिर्फ अगर आप यही कर रहे होंगे और अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी आपको पता ही नहीं है तो पेशेंट तो नहीं सही होगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको स्क्रीन आउट करें। तो ये बड़ा अच्छा सा केस था, तो मैंने कहा कि ये मैं आपके लिए कर लूँ। और थाइमस और ब्रेन का हम इसलिए नहीं करेंगे कि वो डर्मेटोमायोसाइटिस के साथ यहाँ का ट्यूमर कोई नहीं है कॉमन एसोसिएटेड डर्मेटोमायोसाइटिस के साथ, इसलिए नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप चेस्ट और एब्डोमेन और पेल्विस को ही स्क्रीन आउट करेंगे। अच्छा, और मैंने ये लिया था न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन मार्च 19, 2024 का। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग। बहुत अब कोई भी मुझे लिख नहीं रहा है, एक आध कोई लिख देता है कोई कमेंट। तो आप कुछ बताएं तो भाई आपको कैसा लगा, या आपको कोई और टॉपिक पे अगर है तो मुझे बता दें, मैं उसके ऊपर कर लूँ। अब मैं पुराने FCPS पार्ट 2 के जो मेरे पास थ्योरी पेपर्स हैं वो फिर मैं दोबारा निकाल के जो मैंने नहीं किए होंगे वो मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज़।